सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीलर 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से। तो क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 100 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको पिछली क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों देखिए, शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कक्षावार जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जैसे भाषा की किताब हुई यानी कि हिंदी की किताब हुई, तो भाषा की किताब में कौन सा चैप्टर हमें किस तरह से पढ़ाना है, कौन कौन सी प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां करानी है, ये सब पहले ही उसमें ये सारी चीजें दी रहती हैं। ठीक है, तो जो शिक्षक संदर्शिका होती है, एक तरीके से शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है कि बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, राष्ट्रीयता, ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए, यानी कि जिससे शिक्षकों का संबंध होता है। तो उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार पंजिका, सेवा पुस्तिका, ये सब विद्यालय में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ये सब होते हैं वित्तीय अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 105 है। बीआरसी और एनपीआरसी में क्या अंतर? अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा है, सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो बीआरसी है ये ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, ये ब्लॉक स्तर पर काम करती है, जबकि एनपीआरसी जो है ये न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। ठीक है, तो जो बीआरसी है इसी के अंदर में कई सारे एनपीआरसी आते हैं, यानी कि कई सारे न्याय पंचायत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ठीक है, जो अध्यापक अनुदान धनराशि मिलती है हर एक शिक्षक को 500 रुपए, अगर आप सहायक शिक्षक हो तो। अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है। पहला है बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, दूसरा है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, तीसरा है आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, चौथा है पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु, फिर है विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 108 है। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य, ये सभी आते हैं। प्रबंधन यानी जैसे अगर मान लीजिए किसी स्कूल का ही प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, तो उसमें हम कोई ना कोई योजना बनाते हैं कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में स्कूल को हमें कहाँ ले जाना है, क्या क्या चीजें सही करनी है। संगठन में कई सारे लोगों से मिलकर के हम सारा काम कराते हैं। एक स्कूल में कई सारे टीचर्स होते हैं जिनसे हम काम कराते हैं, उनको अलग अलग निर्देश देते हैं, समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन भी होता है। ठीक है, उनके और एक तरीके से हम कितनी अच्छी तरीके से हम पूरा मैनेजमेंट कर ले रहे हैं, यही होता है प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 109 है। विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, स्टाफ कक्षाएं, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय, ये सब भौतिक संसाधन है। यानी कि स्कूल की बिल्डिंग से लेकर के स्कूल में जो भी सामान आपको दिख रहे हैं, बच्चों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को और समुदाय के लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, जो भी चीजें आपको स्कूल में दिख रही हैं वो सब क्या है? भौतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 110 है। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का कोना। 2020-2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 111 है। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए।
ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कक्षा 2 में और कक्षा 1 में 3-3 किताबें लगती हैं, सारंगी, मृदंग और आनंदमय गणित। ठीक है, तो सारंगी 2, सारंगी के आगे 2 लग जाएगा, सारंगी 2, ठीक है। और इसके बाद मृदंग, आपको यही लिखना है, मृदंग 2, और फिर आनंदमय गणित, आनंदमय गणित। ये हो गई तीनों पुस्तकें। कक्षा 2 में 3 पुस्तकें लगती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 112 है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। जो भी हम बच्चों के लिए सिलेबस बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, क्या वो बच्चों के मानसिक स्तर का है, उनके मेंटल लेवल का है कि नहीं, बच्चे उसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। चित्र और उदाहरण उसमें भर भर के हमें देने हैं, क्योंकि बच्चे चित्रों की भाषा से ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई थी? तो कम से कम 2 समय सारणी। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों में भी कि सामान्य रूप से विद्यालय में 2 समय सारणी बनाई जाती है, एक कक्षा अनुसार और दूसरा अध्यापक अनुसार। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न में भी आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। ये मुख्य रूप से कार्य, ये एक तरीके से प्रोजेक्ट कराने का महत्व है कि बच्चे उत्साहित होकर के उस काम को करते हैं और बालकों के अंदर सृजनात्मकता का भी गुण आता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के प्रमुख कार्यों में देखिए, पहला है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यान्वयन गतिविधियों का केंद्र होगा और यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं और गोष्ठियों का भी आयोजन करेगा। छोटे मोटे जो गोष्ठियां होती हैं या मीटिंग्स होती हैं संकुल स्तर की, वो इसी विद्यालय पर होती हैं जो एनपीआरसी वाला विद्यालय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला तो यही है कि खेल कूद का अवसर प्रत्येक छात्र को मिलना चाहिए। दूसरा है, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। ये नहीं कि कक्षा 2 के बच्चे हैं तो कक्षा 5 के बच्चों के साथ ये एक तरीके से प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तो ये सही नहीं होता है। खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के खेल हम कब खिलाएं बच्चों को। जैसे बहुत धूप हो रही हो तो हम बाहर के गेम नहीं बच्चों को खिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, लोच का सिद्धांत क्या है? प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 119 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख करिए। तो पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है चार्ट, तीसरा है मॉडल, चौथा है मानचित्र तथा आकृतियां, पांचवा है ग्राफ और छठवां है विज्ञान शिक्षण एवं सामग्री। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए, तभी शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है, क्योंकि जब हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है तो हम बच्चों को अलग अलग प्रकार से किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा पाते हैं जब हमारे पास उससे जुड़ी बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहला है, चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। दूसरा है, पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। तीसरा है, बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर हो। चौथा है, बच्चों को सीखे ज्ञान का स्व आकलन करने का अवसर हो। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। छठवां है, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 123 है, अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं? तो अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक और दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। यानी कि शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी विधियों का उपयोग करके पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या क्या गृह कार्य दे रहे हैं, यही सब अध्यापक डायरी यानी कि शिक्षक डायरी में होता है।
क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यही सब ये देखिए घूम घूम करके 2020-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 125 है। समय सारणी के हिंदी किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना, छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। क्वेश्चन नंबर 126 है। साला कैलेंडर से आप क्या समझते हैं। साला मतलब वही विद्यालय का कैलेंडर। तो विद्यालय कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य मुख्य गतिविधियों और क्रियाओं का रेखा चित्र होता है। यानी कि विद्यालय का सत्र आरंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है इसको। और इसमें विद्यालय में कौन कौन से दिन अवकाश रहेगा, कब मासिक परीक्षाएं रहेंगी, कब सत्रीय परीक्षाएं रहेंगी, कब अर्धवार्षिक परीक्षाएं रहेंगी और कब वार्षिक परीक्षाएं रहेंगी, इन सभी की तिथियां और प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, इन सभी के बारे में, विद्यालय वार्षिक समारोह, सभी के बारे में अच्छे से दिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है। शिक्षण संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। तो पहला, यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। दूसरा है, इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 128 है। प्रबंधन के प्रमुख घटकों का उल्लेख करिए। तो पहला है विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आंकलन और छठा है कार्य अनुभव विभाग। क्वेश्चन नंबर 129 है। सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। तो पहला है कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता और रुचि के अनुसार हो। दूसरा है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 है। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 131 है। प्रार्थना स्थल पर छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख करिए। तो पहला है छात्राओं और छात्रों के द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली न्यूज, जो बच्चे समाचार सुनाते हैं। दूसरा है छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 132 है। किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों और शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला है श्यामपट्ट। कोई भी कक्षा वो कक्षा नहीं कहलाती है, वो एक कमरा होता है जब तक उसमें श्यामपट्ट ना हो, यानी कि ब्लैक बोर्ड ना हो। तो श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत बनाया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा है एक ऑपरेशन था जिसका नाम ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया था। नई शिक्षा नीति 1986 की देन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें दो शिक्षक और दो कमरों की बात की गई है कि कम से कम विद्यालय में संसाधन में कैसे हम कम से कम संसाधन में कैसे हम विद्यालय को खोल सकते हैं। तो दो कमरे और दो शिक्षकों की व्यवस्था इसके अंतर्गत होती थी। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। इसके बाद है कंप्यूटर लैपटॉप। आज कंप्यूटर लैपटॉप का अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है, जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सशक्त माध्यम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है अथवा प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों से सत्य को जाना जा सकता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विज्ञान विषय में प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है। प्राथमिक स्तर की दो पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो प्राथमिक स्तर की अब कलरव और रेनबो के अलावा ये सारी की सारी पुस्तकें जो है वो बदल गई हैं। जैसे कि कक्षा 1 और 2 में हिंदी की बुक का नाम सारंगी रख दिया गया, इंग्लिश की बुक का नाम मृदंग रख दिया गया है, गणित की बुक का नाम आनंदमय गणित लिख दिया गया है। तो इस तरह के आप किताबों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। वाटिका, फुलवारी, ये सब किताबें हैं, आ गई हैं अब। क्वेश्चन नंबर 135 है। किन्हीं दो विद्यालय अभिलेखों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। तो पहला है लॉग बुक। लॉग बुक बहुत ही आसान है। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय की डायरी है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकें, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। इसके बाद स्कूल कैलेंडर। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व भी तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक सत्र और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं आदि की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह यानी कि विद्यालय वार्षिक समारोह, एनुअल फंक्शन, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 136 है। बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है। तो बाल सरकार का गठन विद्यालय में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 है। एनसीईआरटी के कोई दो कार्य बताइए। देखिए, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर के मान को निर्धारित करना,
और दूसरा है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकें, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और सरकार और उनके साथी उनके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। क्वेश्चन नंबर 139 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना और उनका समाधान करना, विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 140 है, शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग बताइए। तो पहला है चार्ट, दूसरा है मॉडल। चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। दूसरा है मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है जहां हम जा नहीं पाते हैं उन स्थलों और वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की स्थापना क्यों की गई? तो मुक्त अध्ययन प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान खोला गया। क्वेश्चन नंबर 142 है, पीटीए यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ और एमटीए यानी कि मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित होती है? तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को। क्वेश्चन नंबर 143 है, पीटीए और एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावकों में से ही कोई होता है और उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, और मंत्री सदस्य, मंत्री कौन होते हैं? शिक्षक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी दी जाती है कि ये बच्चा एक सेक्शन में पढ़ने वाला, अगर बहुत तेज है सारे सवाल लगा लिया, अगर कुछ लगा पाया तो बी सेक्शन में, कुछ भी नहीं लगा पा रहा तो सी सेक्शन में। इस तरह से बच्चों को उनके पढ़ाई के आधार पर, उनके शैक्षिक संप्राप्ति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में उनको बांटना ही एक तरीके से विद्यालय श्रेणीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ाने, ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्रों एवं कार्य का अनुभव कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 146 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1995 में। क्वेश्चन नंबर 147 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 41। क्वेश्चन नंबर 148 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवा लिया जाए, उनकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। 2020 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, छात्र एवं समुदाय, यहाँ पर हम प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाली सभी क्रियाओं को दर्शाता है। 2020 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 151 है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जे.एफ. ब्रैडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 152 है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय के पुस्तकालय को हम विद्यालय का हृदय कहते हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 153 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग और शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक गुणों का विकास करना। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, चारित्र और सामाजिक गुणों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 154 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है और ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। तो सामान्य अभिलेख, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधी अभिलेख और वित्तीय अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं, संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2020, 2021, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंतर्गत पूर्ति संभव है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान और उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है
उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व आधिकारिक सदुपयोग किया जा सकता है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल 156 क्वेश्चन थे जिनको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारी क्लासेस को भी ऐसे ही देखते रहिए और लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।